गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार रुपेश कुमार जी, आराध्या शुक्ला, एनी तिवारी, शिवम, भुवनेश भूषणकर जी, विकास, श्रुति, सभी को नमस्कार। जतिन, सोनू, हिना कुरैशी, मानसी गिल, दुष्यंत यादव, सभी को बहुत नमस्कार। तो अगर आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो एक बार बताएंगे। ये बच्चा कह रहा है कि बुक की नीड है, जतिन यादव जी कह रहे हैं। आज शायद मैं आपको टेलीग्राम पे जुड़े हो ना, तुम टेलीग्राम पे हो, आज नहीं तो कल 100% में आज ही शायद शाम तक आपको बता दूंगा बुक के बारे में। लिंक वगैरह सब कुछ सेट हो गया है, बस वो प्रिंट के लिए गई है प्रिंटिंग मशीन में। तो कैसे कैसे आप उसे बुक के लिए एनरोल कर सकते हैं वो सारी चीज़ आपको चल जाएंगी, टेलीग्राम पे बता देंगे। तो जल्दी बात करें, वीडियो क्लियर है। शिवम, वी के भाई, अरविंद, राजेश, आराध्या, अनिल, सैनी, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। कल मैंने आपको जाते बताया कि हम कल क्लास में 3 बातें पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसमें स्थानांतरण के 3 तरीके। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब आप कल क्लास में आए थे, तो जहाँ पर हमने कल क्लास को बंद किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। कंडक्शन, चालन, कंडक्शन, चालन। तो मैंने कहा कि हीट जो ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, उसमें हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ फ्लो करती है अपने आप से। तो जो हीट हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाती है तो 3 तरीके से आएगी, चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अभी वन बाय वन समझते हैं, पहले कंडक्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास में मान लो कि एक लोहे की छड़ है सॉरी, मान लो कि मेरे पास में कोई एक धातु की छड़ है, मैंने इसका एक सिरा यहाँ पर रखा भट्टी में और गर्म करना शुरू कर दिया। यानी कि मान लो काफी लंबी रोड है, छड़ काफी बड़ी है, इसका एक एंड भट्टी के अंदर मैंने डाल दिया और दूसरे एंड में मैंने यहाँ पे हाथ लगा रखा। तो मैं इस वाले सिरे को गर्म कर रहा हूँ, अगर मेरा हाथ यहाँ पर रखा हुआ है तो कुछ देर के बाद क्या होगा, मेरा हाथ जलना शुरू हो जाएगा। मेरे को ये क्या हुआ, मैंने तो इस रोड का छड़का ये वाला हिस्सा भट्टी के अंदर रखा था, ये वाला हिस्से को मैं गर्म कर रहा था, पर ये हीट यहाँ तक कैसे पहुंच गई, ये वाला सिरा कैसे गर्म हो गया। देखो होता क्या है, जब किसी सॉलिड को ठोस को आप गर्म करते हो तो जनरली सॉलिड जो होते हैं, ठोस जो होते हैं, कैसे गर्म होते हैं। आपने ये वाला हिस्सा भट्टी में डाला तो आप इस वाले हिस्से को भट्टी में डालोगे ना, तो ये वाला हिस्सा अपना शुरू कर देगा, पूरा गर्म हो जाएगा। अब यहाँ का टेंपरेचर बढ़ गया क्योंकि लगातार भट्टी के अंदर है, तो इसके जो बगल वाले पार्टिकल्स हैं उनका टेंपरेचर तो लो है, तो ये वाला हिस्सा है अपनी हीट देगा इधर, ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। अब यहाँ का तापमान ज्यादा बगल वाले कम है, अब इसे हीट देगा, ये गर्म हो जाएगा, फिर हीट देगा बगल वाले को, करते 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 टाइम ऐसा आएगा कि पूरी छड़ तप जाएगी। आपने घर में देखा भी होगा ना, जैसे मान लो कि भाई आपके पास में घर में चाय बनाने का मग है और उस मग में पीछे प्लास्टिक का हैंडल नहीं लगा हुआ है, वो पूरा पूरा मग मान लो कि स्टील का है, आपने चाय बनाने के लिए रखा तो ये वाला हिस्सा गर्म हो रहा है उसका, लेकिन जहां से पकड़ोगे वो भी गर्म हो जाता है ना, फिर आप उसे कपड़े से पकड़ते हो, उसके अंदर प्लास्टिक हैंडल नहीं है, है ना। तो जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं उसका हिस्सा गर्म होगा, वो अपनी हीट देगा बगल वाले को, फिर वो गर्म होगा, वो अपनी हीट देगा बगल वाले को, फिर वो गर्म होगा, हीट देगा बगल वाले को, जैसे हीट ट्रांसफर होती चली जाएगी। और जब ये पार्टिकल अपनी हीट ट्रांसफर कर रहे होंगे ना तो अपनी जगह से हिलते नहीं है, ये पार्टिकल वहीं गर्म हो रहा है, तब क्या ये टक्कर मारा बगल वाले पार्टिकल्स को, भाई बैठे बैठे, फिर ये वाले पार्टिकल गर्म हो जाएंगे, ये टक्कर मारे बगल वाले को गर्म हो जाएंगे। यानी कि हीट ट्रांसफर ऐसे हो कि पार्टिकल अपनी जगह को ना छोड़े, विदाउट एक्चुअल मोशन किए, बिना वास्तविक गति किए अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है उसे बेटा हम कहते हैं कंडक्शन। ये बिल्कुल ऐसे है, मान लो कि 20 लड़के एक लाइन में लगे हों, मेरे हाथ में गोल है, मेरे तो बगल वाले को, वो अपने बगल वाले को, अपने बगल वाले को करते 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 बोल उस वाले बच्चे के पास हो जाए। ये सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं, कोई अपनी जगह से हटा नहीं, बस वहीं खड़े खड़े उन्होंने बोला कि ट्रांसफर कर दी। तो हीट का ऐसे ट्रांसफर होना कि पार्टिकल अपनी जगह से ना हिले और हीट ट्रांसफर हो जाए, इसे कहते हैं कंडक्शन, इसे कहते हैं चालन। तो लिखेंगे आप हम कंडक्शन में लिखेंगे इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, हिंदी में लिखूंगा टेंशन मत लेना, इन दिस मेथड हीट इज ट्रांसमिटेड, हीट इज ट्रांसमिटेड, हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम one point to another, from one point to another without actual motion of, without sorry, without actual motion of, without actual motion of particles of substance। इधर लिखेंगे, पहले लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में पदार्थ के कणों की इस विधि में पदार्थ कणों की वास्तविक गति के बिना भी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। बेटा यहाँ पे सब ध्यान रखना है, विदाउट एक्चुअल मोशन, बिना वास्तविक गति के। तो इस विधि में पदार्थ कणों की वास्तविक गति के बिना भी, यानी पार्टिकल एक्चुअल मोशन नहीं कर रहे हैं और तभी हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, इसे हम कहते हैं चालन। और ये विधि आपको सबसे अच्छी देखने को मिलेगी जब कोई सॉलिड ठोस गर्म होता है। जब सॉलिड गर्म होता है ना तब आपको सबसे अच्छा क्या देखने को मिलता है, कंडक्शन, चालन। जैसे आप घर में लोहे की रोड गर्म कर रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल गर्म हुए, अपनी हीट देंगे बगल वाले को, गर्म हो गए, फिर बगल वाले को गर्म हो गए, करते करते हीट इस वाले स्थान तक पहुंच जाएगी। तो हीट जो है उसका एक से दूसरे स्थान तक पहुंचना और बीच में पार्टिकल एक्चुअल में गति ना करें, उसे हम कहते हैं कंडक्शन, चालन। हालांकि ये कंडक्शन आपको लिक्विड गैस में देखने को मिलता है पर उतना अच्छे से देखने को मिलेगा, हाँ लो टेंपरेचर पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जैसे टेंपरेचर थोड़ा बढ़ने लगेगा तो लिक्विड के पार्टिकल हिलने लगेंगे, लिक्विड हिलना शुरू कर देगा। जैसे घर में पानी गर्म करो तो शुरुआत में तो पानी आपको रखा मिलेगा मग में या जो भी भिगोने के अंदर, पर थोड़ी देर में टेंपरेचर बढ़ने लगता है तो पानी के पार्टिकल हिलने लगते हैं ना। तो कंडक्शन विधि जो है सबसे अच्छी देखने को मिलती है सॉलिड में। तो हम काम करेंगे तो सॉलिड के ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्टार बना लेंगे ताकि हमें पता है कि कंडक्शन जो मेथड है सबसे अच्छा देखने को कहां पे मिलता है, जब कोई सॉलिड गर्म होता है वहां पर। लिक्विड गैस में भी होता है पर उतना अच्छा से देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा ये बेटा ये विधि वैक्यूम में काम नहीं करेगी निर्वात में। वैक्यूम का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो, जहां पर कोई मीडियम है ही नहीं, तो फिर एक पार्टिकल हीट दूसरे को कैसे देगा, तो वैक्यूम में काम नहीं होगा। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सॉलिड का ठोसों का जब गर्म होते हैं तो जनरली कौन सा मेथड वहां पर फॉलो होता है, कंडक्शन, चालन, या हीट ट्रांसफर हो रही है एक से दूसरी जगह और बीच के पार्टिकल जो है वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे हैं, उसे कहते हैं कंडक्शन, चालन। ठीक है, चलो सेलिब्रेट पढ़ लेते हैं। तो बीच में जो आया उसे नोट्स कैसे मिलेंगे, नोट सेक्शन में जाना, वरना शुरू से क्लास लो, पहले सारी क्लास कंप्लीट कर लो। ये फर्स्ट स्लाइड है। एक बच्चा कह रहा है थैंक सो मच सर जी, मेरे भाई ने आपसे लास्ट ईयर जीएस स्पेशल से फिजिक्स पढ़ी थी, उसका हरियाणा एएलएम में सिलेक्शन हो गया। बढ़िया भाई, एएलएम क्या होता है, फुल फॉर्म बताना एक बार इसकी। कांग्रेचुलेशन तुम्हारे भाई को। सेकंड लिखेंगे कन्वेक्शन संवहन। कन्वेक्शन संवहन, देखो कन्वेक्शन संवहन क्या है, इसे आप डेली देखते हैं अपने घर में, डेली देखते हो आप इसे। घर में आप चाय बना रहे हो, आपने एक बर्तन में पानी रखा, रख दिया, अब आपने गैस जला दी, तो आपने चीज देखी होगी कि जब बेटा पानी गर्म होने लगेगा तो नीचे वाला पानी जब गर्म हो जाएगा टेंपरेचर बढ़ जाएगा तो जो गर्म चीजें होती हैं वो हल्की होती हैं,
लेस डेंस, कम घनत्व वाली, तो जब नीचे का पानी गर्म हो जाएगा वो हल्का होगा, उसका घनत्व डेंसिटी कम होगी, तो क्या करेगा ऊपर की तरफ उठेगा। अब जो ऊपर का पानी ठंडा हो नीचे आ जाएगा, जब ये गर्म हो जाएगा तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर और नीचे आ जाएगा। यानी हमारे घर में जब कोई लिक्विड गर्म हो रहा होता है, कोई पानी हम गर्म कर रहे होते हैं, घर में दूध गर्म कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि गर्म जो चीजें हैं ऊपर जाती है ठंडी नीचे, गर्म ऊपर ठंडी नीचे, ये लगातार साइकिल देखने को मिलती है हमें। यानी अगर हीट ऐसे ट्रांसफर हो रही हो कि हल्के पदार्थ ऊपर भारी नीचे, हल्के ऊपर भारी नीचे, यानी पार्टिकल एक्चुअल मोशन कर रहे हो, पार्टिकल आपको नाचते हुए दिखें, डांस करते हुए दिखें कि गर्म पार्टिकल ऊपर ठंडे नीचे, गर्म ऊपर ठंडे नीचे, तो जो आपको मेथड देखने को मिलता है, हम कहते हैं कन्वेक्शन संवहन। ठीक है, लाइनमैन इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। अच्छा सही है भाई, अब बिजली आ जाएगी पूरी, मीटर मीटर लगेगा कि लगेगा, है ना। सैया भयो थानेदार, भाई भैया भयो लाइनमैन, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोफाइल उठाया जाएगा। अब घर में खाना हीटर बना करेगा, इधर उधर चलेगा, बढ़िया है, सही है। तब लिखेंगे तो बेटा हीट ट्रांसफर ऐसे हो रही है कि पार्टिकल जो है वो एक्चुअल मोशन करते हुए दिखें, इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन संवहन। तो लिखेंगे इन दिस मेथड heat is transmitted from one point to another with actual एग्जैक्ट मैं उसी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, विद एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। इस विधि में पदार्थ के कणों की वास्तविक गति से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। बेटा दोनों में क्या फर्क है कि जो कंडक्शन पढ़ाया था वहां पे बिना वास्तविक गति के, कि पार्टिकल गति नहीं कर रहे थे, पार्टिकल गति कर रहे हैं। इस विधि में पदार्थ के कणों की वास्तविक गति से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। लेकिन सारा मामला क्या है, विद एक्चुअल मोशन। और वहां पे क्या लिखा था, विदाउट एक्चुअल मोशन। अच्छा ये जो चीज है आपको सोलिड में देखने को नहीं मिलेगी। भाई पार्टिकल आप एक्चुअल मोशन कर रहे हैं, अगर सोलिड का पार्टिकल हिल गए तो कहीं का सोलिड वो, ये आपको देखने को मिलेगा लिक्विड और गैस में। लिक्विड और गैस गर्म होगा तो उसके पार्टिकल आपको नाचते हुए दिखेंगे। कन्वेक्शन मेथड दिखता है लिक्विड और गैस में, वैक्यूम में ये भी नहीं होगा, वैक्यूम में कोई पार्टिकल होता ही नहीं है, तो निर्वात में ये विधि भी देखने को नहीं मिलेगी। तो लिक्विड और गैस दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टार बना देंगे। ये मेथड आपको अच्छा देखने को मिलेगा जब लिक्विड और गैस गर्म होता है। ठीक है ठीक है। विलेज पोस्टिंग नहीं है डिस्ट्रिक्ट में, अरे स्टेट में इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे हरियाणा तो छोटा राज्य है, तो छोटे राज्यों में क्या होता है, कुछ कम स्टेट होते हैं। मान लो कि आपका भाई कोई पुलिस में लग गया, कोई हिसार में, आप रोहतक में रह रहे हो, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है, फोन पे बातचीत हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं करो कि आप कोई गलत काम कर रहे हो, फ्रॉड काम कर रहे हो। मान लो छोटा मोटा कुछ इशू है तो आपको भी ठीक है, पारिवारिक मान लो किसी में लड़ाई हो गई, चाचा हूं मैं, कोई घर परिवार में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भैया थोड़ा का मामला है, सुलट लेंगे, रिपोर्ट मत करना। ठीक है, सरकार को बटन आएगा, फर्जी एफआईआर दर्ज होगी, कोर्ट में केस आएगा, केस पड़ेगा। लेकिन बड़े में दिक्कत है, यूपी में मान लो एक बंदा गाजियाबाद में, तो भाई मेरा भाई बस्ती में पोस्टिंग है उसकी, नहीं सुनेंगे वो। छोटे राज्यों में इतना दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ी क्लास में आज। एक हमने पढ़ा कि कंडक्शन मेथड की हीट आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए दिखे। कंडक्शन मेथड आपको सोलिड ठोस में ज्यादा अच्छा दिखाई देगा कि हीट ट्रांसफर हो रही होगी और बीच के पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। एक मैंने कहा कि जब लिक्विड और गैस गर्म होते हैं तो आपको कन्वेक्शन मेथड देखने को मिलता है कि पार्टिकल यहाँ पे एक्चुअल मोशन करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं तीसरे पे। जो बच्चे और स्मार्ट बन रहे हैं क्लास में आगे कहने रिपीट कर दो, ये मत लिखा करो मेरी क्लास में ना, टाइम से आया करो। टाइम से आना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको टाइम से घर बुलाने जाऊँ, आपके अलार्म बजाऊँ जाके कान के पास। रेडिएशन विकिरण, अब इस बात है देखो, टेलीग्राम में मैं ज्वाइन कराऊंगा भाई। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो आपके पास टेलीग्राम होगा, आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड रखा होगा, तो टेलीग्राम में सर्च में लिखना कि अंकुर सर फिजिक्स, तो 3-4 चैनल दिखेंगे, चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना। तो मैं पढ़ने करता हूँ तो आप खुद करना पड़ता है। चलो कमेंट बाजी मत करो, आज चैप्टर में खत्म करना है। ठीक है, तो कमेंट बाजी कम से कम करेंगे अभी। देखो रेडिएशन है विकिरण, अब इस बात है रेडिएशन क्या है कि हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो और पीछे पार्टिकल है या नहीं, उससे कोई फर्क ना पड़े। पार्टिकल बीच में है तो सही, नहीं है तो भी सही, नहीं बीच का जो माध्यम है उसे बिना गर्म करे ही अगर हीट एक से दूसरी जगह आपको जाती है, कहते हैं रेडिएशन विकिरण। जैसे सूर्य से धरती तक जो प्रकाश आता है वो रेडिएशन विकिरण के रूप में आता है कि सूर्य अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, एनर्जी फेंक के मारता है। अब आपको पता है सूर्य का प्रकाश जब चलता है अंतरिक्ष में, स्पेस में, वहां तो वैक्यूम निर्वात खाली जगह है, अंतरिक्ष में तो कोई मीडियम ही नहीं, लेकिन तब भी वो रेडिएशन चल रही है। तो धरती के एटमॉस्फेयर में आएगा, धरती के एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगे रेडिएशन, सिर्फ धरती पर टक्कर मारेंगे, धरती को गर्म करेंगी, तो धरती गर्म हो जाएगी तो फिर अपनी आसपास की हवाओं को कन्वेक्शन मेथड संवहन के थ्रू गर्म करती है। कि जो हवाएं धरती से चिपकी हुई गर्म होकर उठेंगी, ठंडी नीचे आएंगी, वो गर्म होकर उठेगी, लगातार कन्वेक्शन मेथड दिखेगा आपको। तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर करने का मेथड है जब बिना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट के भी हीट एक से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए। तो कंडक्शन चालन में ऐसे नहीं हो सकता, वहां एक पार्टिकल हीट देगा, दूसरे को दूसरे देगा, तीसरे को पार्टिकल चाहिए बीच में। कन्वेक्शन संवहन में भी गर्म पार्टिकल ऊपर ठंडे नीचे, वहां पार्टिकल चाहिए, लेकिन बिना किसी मीडियम के भी अगर हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए, कि बीच में मीडियम है या नहीं, उसमें फर्क नहीं है, तभी रेडिएशन चल रही है, तो बिना गर्म करे आगे बढ़ रही है। तो बिना किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट के भी अगर हीट एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाए उसे हम कहते हैं रेडिएशन। तो लिखेंगे इन दिस मेथड heat is transmitted from one point to another without necessity of any intervening medium. In this method, heat is transmitted from one point to another without necessity of any intervening method. बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। एक सेकंड रुकना। देखेंगे इस विधि में बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के भी उष्मा
एक स्थान से उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो इसमें क्या है कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट नेसेसिटी ऑफ एनी इंटरवीनिंग मीडियम, बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के भी उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। नहीं बीच मीडियम है, नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मीडियम चाहिए तो रेडिएशन है ये आपको सोलिड में चलती लिख सकती है, लिक्विड में भी गैस मीडियम है, बढ़िया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैक्यूम में भी चलेंगे। ये सोलिड लिक्विड गैस वैक्यूम में चल सकती है और सबसे बढ़िया कहाँ चलती है वैक्यूम में, वैक्यूम में स्टार बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ तक एक बार लिखो। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आपको आंसर देना है वन बाय वन। मैंने बहुत सारी पीडीएफ आपके लिए खोल रखी है पहले से ही, तो एक बार दोबारा समझेंगे तीनों में फर्क। जी आपको रेफरेंस हमारे हिसार में एक मैथ के सुशील राजपूत सर ने दिया था, उन सब ने अभी पर मैसेज किया। हाँ, हमारे साथ एक टीचर थे सुशील सिंह राजपूत सर, बहुत बड़े मैथ के टीचर थे। फिर बाद में फाइनली वो पहले वो एक्साइज इंस्पेक्टर बने थे, अब उन्होंने छोड़ दी थी एक्साइज इंस्पेक्टर की जॉब, वो मैथ पढ़ा रहे थे। बाद में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ली किसी डिपार्टमेंट में, शायद सीजी वगैरह में। हाँ चलो, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। एक बताओ, अगर मेरे से कोई पूछे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह गई तो हीट को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का सबसे फास्ट मेथड कौन सा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण में से आपको क्या लगता है किस मेथड से हीट सबसे फास्ट पहुंचेगी? सबसे फास्टेस्ट मेथड कौन सा हीट ट्रांसफर का? फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा स्थानांतरण का सबसे फास्ट तरीका, फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। बेटा रेडिएशन, तो रेडिएशन में क्या है ना, बीच में कोई मीडियम है नहीं, उसको फर्क पड़ता नहीं है, रेडिएशन तो आगे बढ़ती चली जाती है। कंडक्शन में क्या कि पहले पार्टिकल गर्म होगा, फिर बदल वाले को गर्म करेगा, फिर अपने से बदल वाले को गर्म करेगा, तो बहुत स्लो मेथड है कंडक्शन चालन। कंडक्शन में पार्टिकल गर्म ऊपर ठंडे नीचे, सबसे फास्ट मेथड होता है कंडक्शन। सबसे जो स्लो मेथड है वो होता है कंडक्शन, स्लो मेथड। सबसे धीरे तरीका होता है कंडक्शन चालन। चालन है स्लो, रेडिएशन भी करना ही है। एक क्वेश्चन आता है में कि सूर्य से धरती तक जो प्रकाश आता है किस मेथड के थ्रू आता है? रेडिएशन। तो सूर्य से प्रकाश चला, तो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में तो कोई मीडियम ही नहीं, तो वैक्यूम में केवल रेडिएशन ट्रैवल कर सकती है। तो सूर्य से धरती तक प्रकाश जो आता है वो रेडिएशन के थ्रू जाता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से पीडीएफ के क्वेश्चन पे, इनका आंसर आपको देना है वन बाय वन। ये क्वेश्चन अगर आपने करा तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। यूपी पीसीएस में आया था क्वेश्चन 2017 का क्वेश्चन है शायद, 17-18 में से किसी एक साल का। श्रुति, केशव वर्मा, दुष्यंत, आराध्या, बबलू भारती करते रहो, हिना प्रेस करो। देखो कह रहा है कि कोई गर्म थर्मस में लंबे समय तक गर्म में ठंडा रहता है, क्योंकि किसके द्वारा उसमें का कोई नुकसान लाभ नहीं होता। तो मैंने आपको थर्मस का एग्जांपल दिया था कि थर्मस में गर्म पानी तो गर्म रहता है, ठंडा ठंडा से कल मेरा ठीक नहीं है, तो मैं ऑफिस भी जाता हूँ तो गर्म पानी लेकर आता हूँ थर्मस में, कुट करके पीता रहता हूँ उसे। कल वो बोतल में लेकर गया था सुबह 9:30 बजे, 1 बजे के आसपास में पानी पी रहा था, उसमें लास्ट बचा था, वो भी गर्म सही था। ऐसा क्यों है? गर्म पानी गर्म क्यों है थर्मस में? क्योंकि अपनी हीट बाहर वातावरण को नहीं दे रहा। ठंडा पानी भरता है, ठंडा क्यों रहता है? वातावरण से हीट नहीं ले रहा। नहीं, थर्मस में हीट का कोई आदान प्रदान नहीं होता। अच्छा, हीट का आदान प्रदान होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 तरीके से। तो आपको तीनों मेथड ही रोकने पड़ेंगे कि किसी भी मेथड से हीट ट्रांसफर ना हो जाए। आपने 2 मेथड को रोक दिए, एक को छोड़ दिया, उससे हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप चाह रहे हैं कि गर्म पानी गर्म रहे, ठंडा ठंडा रहे, ऐसा तभी है कि आपको तीनों मेथड रोकने पड़ेंगे। अब उन्हें रोकते कैसे हैं? इसके लिए क्या करते हैं, अगर थर्मस देखो, थर्मस में एक सिलेंडर होता है कांच का, अब इसके ऊपर एक लेयर और होती है। जो थर्मस होता है उसमें 2 लेयर होती है। एक लेयर ये है जहाँ पे आपने चाय डाल दी, ठीक। अब इसके ऊपर एक लेयर और रहेगी, और इन दोनों लेयर के बीच में जो हवा होगी उसे बाहर निकाल लेते हैं। इन दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, निर्वात। अब थर्मस में 2 लेयर बनाई जाती है, यहाँ पे आपने चाय पानी भरा, इसके ऊपर एक लेयर होगी, 2 लेयर के बीच की एयर बाहर निकाल लेंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। वैक्यूम क्रिएट करने से फायदा क्या हुआ कि वैक्यूम में कंडक्शन और कन्वेक्शन, चालन और संवहन, ये मेथड काम ही नहीं करते, इन दोनों से हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगी। लेकिन वैक्यूम में रेडिएशन, विकिरण तो चलती है। इनसे बचने के लिए क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर सिल्वर का लेप कर देते हैं। सिल्वर बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर परावर्तक होता है, तो जो भी गर्मी बाहर निकलनी चाहिए वो सिल्वर सरफेस पर टकरा के अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंदर ही अंदर। तो तीनों मेथड को रोका जाता है इसमें, कंडक्शन को भी, कन्वेक्शन को भी, रेडिएशन को भी। तो इन मेथड को रोकने के लिए कंडक्शन, कन्वेक्शन को दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, रेडिएशन आगे ना बढ़े तो सिल्वर का लेप कर देंगे, ताकि सिल्वर जो बहुत अच्छा परावर्तक होता है सारी गर्मी को अंदर रिफ्लेक्ट करा दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करो। तीनों नहीं होंगे, ना कंडक्शन, ना कन्वेक्शन, ना रेडिएशन, कोई मेथड नहीं होना चाहिए, हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, ना कंडक्शन से, ना कन्वेक्शन से, ना रेडिएशन से। उसके बहुत एंड भी लिखा है मैंने, आंसर इसलिए क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस। संवहन द्वारा उसमें स्थानांतरण का होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, जहाँ हीट ट्रांसफर एक्चुअल मोशन से, तो हीट एक्चुअल मोशन से ट्रांसफर हो रही है, तो सॉलिड में तो काम होगा नहीं। मैंने कहा कन्वेक्शन मेथड लिक्विड और गैस में होता है, वैक्यूम में भी हो सकता है, तो पार्टिकल होता ही नहीं है। आंसर आएगा सी ऑप्शन, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करो। अनुराधा कुमारी, प्रतीक, शिवम, आराध्या, केशव, श्रुति, पिंकू। रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विकिरण वह प्रक्रिया जिसमें उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। एक करा विदाउट एक्चुअल मोशन, बिना एक्चुअल मोशन के बेटा कंडक्शन होता है। एक्चुअल मोशन से होता है कन्वेक्शन, संवहन। डायरेक्टली विद किसी मीडियम की आवश्यकता के, बिना किसी मीडियम की नेसेसिटी के भी अगर हीट एक से दूसरी जगह पहुंच रही है वो हमारा क्या होता है? ठीक है, सी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8। फैजल, बेग, आदेश, प्रतीक, मुकेश, एनी, दीपक, शिवानी। तेजा, पाटिल, केशव, हीना, करते रहो। कह रहा है कि ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक आदर्श कृष्ण के बेटा परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है, इसके ऊपर कोई भी एनर्जी, कोई भी रेडिएशन गिरे, कोई भी गर्मी गिरे, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, गुड एब्जॉर्बर हो। और जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे रेडिएटर भी होते हैं। यानी कि आप समझो, जैसे बच्चों कहता हूँ कि मान लो एक शादी ब्याह में 2 भाई गए,
एक ने केवल रसगुल्ले खाए, एक ने फलों की चाट भी खाई, रसगुल्ले भी, चावल भी, पनीर भी, पूरी भी, सब कुछ खाया और बाहर आके मान लो कि दोनों की तबीयत खराब हुई, उल्टी लग गई। जिसने केवल रसगुल्ले खाए वो रसगुल्ले बाहर निकालेगा, लेकिन जिसने बहुत सारी चीजें खाई वो सारी बाहर निकालेगा। ये जो अच्छा एब्जॉर्बर है वो तो अच्छा रेडिएटर भी होगा। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है जो अच्छी एब्जॉर्बर भी हो, जो रेडिएशन उसके ऊपर गिरे उसे एब्जॉर्ब करे, और जो अच्छी रेडिएटर भी हो, जो अपने सारी रेडिएशन निकाल भी सके। तो अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक होता है। ये किरचॉफ का नियम है। ये किरचॉफ साहब हैं जिन्हें हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। ये किरचॉफ का नियम है कि जो अच्छा अवशोषक होगा वो अच्छा उत्सर्जक भी होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम कल की क्लास से जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आ गया यहाँ पे विकास यानी केशव, विकास नाम देखे मुझे हमारे साथ पढ़ा है ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब वाले में, इसकी याद आ जाती है मुझे। तो हमारे नेम प्लेट आई कि सबके ऑफिस के बाहर जो है वो नेम प्लेट लगेंगी, वो विकास नाम ऐसे लिखता है, वो विकास, और उसमें बड़ा शेयर का यूज़ करता है। वहाँ पे जब नाम आया नेम प्लेट आई तो वो इंग्लिश में से लिखा था विकास कुमार, हिंदी में ऐसे आ गया वो। क्योंकि नॉर्मली किसी से बोलोगे तो विकास का नाम तो ऐसे लिखेगा वो, पूरा नाराज हो गया, मेरा नाम खराब कर दिया, ये वो स्पेलिंग ये थी, ये कर दी। मैंने कहा कोई बोलेगा तो विकास ही कौन सा कह रहा कि मेरा डॉक्यूमेंट में नाम ये है, मैंने डॉक्यूमेंट में है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्यूमेंट छोड़ने जा रहे हैं तो केवल कोई नाम देख के पूछ लेगा भाई विकास कौन है। विकास देखते मुझे सॉरी विकास क्या आती है, भावुक हो गया पूरा एकदम। फिर दोबारा हमने फाइल चलवाई ताकि उसके लिए नई नेम प्लेट आ जाए। उसमें का अच्छा अवशोषक, उसमें का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। किसका? किरचॉफ साहब का। ये क्वेश्चन करना मुझे पता बहुत सारे बच्चे गलत आंसर देंगे इसका, करना भैया बराबर मैंने सोचने। विकास नाम देखते ही मुझे वो उस दिन की, आपको तो पता नहीं है ना क्या घटना चल रही, समझ ले रहे हैं उसके उस पूरा एकदम आधा एक घंटे का पूरा पूरी कहानी जो है वो आंखों के सामने आ जाती है विकास पढ़ते ही। कह रहा है कि एक मोल गैस के लिए गैस समीकरण P = RT है। भाई एक मोल ले लिया तो N की वैल्यू 1 होगी, लेकिन यहाँ पे R क्या है? अगर मैंने आपको R बताया था, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हें तो याद आता है 8.314, वो सोचते हैं ये लग रहा है उस पर टिक लगा देते हैं। भाई 8.314 वैल्यू तभी आगे लिखा हो जूल पर मोल केल्विन, यहाँ पे कैलोरी लिखा है। तो आपको पता है कि भैया एक कैलोरी में लगभग 4.2 जूल होते हैं। अगर आपको जूल का बनाना कैलोरी तो 4 देखो, अगर कैलोरी होता तो जूल बनाने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये जूल है, कैलोरी बनाने के लिए 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा 8.314/4.2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो सोल्व करेंगे लगभग 2 के आसपास आएगा ये, है ना, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन आएगा इसका आंसर। ये आंसर है इसका, तो ध्यान से पढ़ लिया करो, कई बार पेपर में लगता है कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। देखो अगर यहाँ पर लिखा होता कैलोरी तो कैलोरी से जूल बनाने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन बेटा यहाँ पर जूल लिखा हुआ है, कैलोरी बनाने के लिए 4.2 से भाग करना पड़ेगा। तो 32 जो बता रहा हूँ गलत है। बुक कब आया बता दो भाई, बुक आ गया है, बस आज कल में उसका स्टार्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं बुक के लिए जो भी आप अपना मंगाना है, जो भी इसका प्रोसेस होगा, तो मैंने कहा था कि मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आपको, किसी बच्चे को जो क्लियर नहीं है उसका आज आपको प्रोसेस जो है वो बता दिया जाएगा कि आप कैसे कैसे उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं उसका। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहाँ बता देंगे, ठीक है। अच्छा आप लिखिए मैडम, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के नियम। बड़े से पहले लिखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्राइस का भी बता देंगे आज यहाँ पे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ये कहता है बेटा मान लो कि ये दो सिस्टम है ए और बी, मान लो कि दोनों सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तापीय संतुलन में है। तापीय संतुलन बनने का मतलब यह है कि ना ये हीट इसे दे रहा ना इसे हीट ले रहा, संतुलन बना हुआ है, इक्विलिब्रियम। अरे मान लो बेटा जो ए है ये सी के साथ ही मान लो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में, तापीय संतुलन में है। ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ना ये हीट ले रहा ना दे रहा, आपस में संतुलन बना हुआ है। ऐसी मान लो कि सेपरेटली ए सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यहाँ भी उसमें आदान प्रदान नहीं हो रहा, तो 100% ये बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये दोनों आपस में आदान प्रदान नहीं कर रहे ना ये कर रहे हैं, तो ये भी 100% आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, शून्यता का नियम है ये। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है टेंपरेचर का, तापमान का, कि अगर आपस में हीट का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं तो ये पास कोई चीज तो सेम होगी, उसमें टेंपरेचर कह दिया कि अगर दो वस्तुओं के समान टेंपरेचर हो ना हीट लेंगे ना देंगे, हीट हमेशा हाई टेंपरेचर से कहाँ जाएगी, लो की तरफ को। तो पेपर में यहाँ से ये कहानी नहीं आएगी, मैं लिखूंगा लेकिन कहानी आपको कि अगर ए बी के साथ तापीय संतुलन में है और अलग से ए सी के साथ भी अगर तापीय संतुलन में हो तो बी और सी भी तापीय संतुलन में होंगे, भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कहानी को नहीं पूछा, तो पूछते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टेंपरेचर, तापमान की अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से दिया गया, ये कॉन्सेप्ट मिला जीरोथ लॉ से कि अगर ये ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इसका मतलब ये है कि दोनों का टेंपरेचर सेम है। अगर इसका 20 है इसका 20 है, अच्छा ये ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी इसका टेंपरेचर दोनों सेम होगा, इसका 20 है तो इसका 20 होगा, तो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो 20 आया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंपरेचर किस लॉ से दिया जाता है, जीरो से, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, हम टिक लगाएंगे जीरो पे। तो पहले कहानी लेते हैं, फिर वो इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा मैं। इसकी डेफिनेशन कोई शॉर्टकट मेरे पास पड़ी होगी किसी में, लिखेंगे इफ सिस्टम ए, ये भी सही नहीं है वैसे तो, इफ सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, हिंदी लिखूंगा भी, इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी, विद सिस्टम बी, सिस्टम ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम बी and also separately in thermal equilibrium with system C, then system A and C will also be then definitely
definitely system A and C will also be in thermal equilibrium with the system with each other. हिंदी में लिखा रहा हूँ, पहले इंग्लिश समझेंगे। जो मैंने बोला था वही अलग में ज़्यादा कोई और छोटे शब्दों में मिल जाए डेफिनेशन। कह रहा है कि सिस्टम ए जो है वो इन थर्मल इक्विलिब्रियम में तापीय संतुलन में बी के साथ, ए बी के साथ तापीय संतुलन में है, एंड ऑल्सो सेपरेटली ए जो है सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी। तो देन डेफिनेटली सिस्टम ए इन थर्मल सिस्टम बी एंड ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, देन डेफिनेटली बी एंड सी लिखना है। देन डेफिनेटली बी एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो सिस्टम ए है ये बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इनके बीच में ताप का संतुलन बना हुआ है, उसमें आदान प्रदान नहीं हो रहा। और ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, और ए जो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए इसके साथ संतुलन में है, इसके साथ संतुलन में, तो 100% बी और सी भी तापीय संतुलन में होंगे। हिंदी में लिखेंगे यदि निकाय ए, लिखना पड़ेगा भाई, यदि सिस्टम को बोल देंगे निकाय, यदि निकाय ए निकाय बी के साथ तापीय संतुलन में हो, तापीय संतुलन में हो, और अलग से निकाय सी के साथ भी तापीय संतुलन बनाता हो तो निश्चित ही निकाय बी और सी, तो निश्चित ही निकाय बी और सी भी आपस में तापीय संतुलन में होंगे। तो निश्चित ही निकाय बी और सी भी आपस में तापीय संतुलन में होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कहानी याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो चाइनीज में मैंने कहा कि भाई ए बी के साथ भी तापीय संतुलन में है और ए सी के साथ भी है, तो बी और सी भी होंगे। अब काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो टेम्परेचर का किससे दिया गया? वो दिया गया फर्स्ट ग्रोथ लॉ से। लिखेंगे इंपोर्टेंट के लिखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर was given from zeroth law of thermodynamics, लिखेंगे तापमान की अवधारणा उष्मागतिकी के शून्यता के नियम से दी गई। तापमान की अवधारणा उष्मागतिकी के शून्यता के नियम से दी गई। तापमान की अवधारणा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ये जो याद रखना भाई सब बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर क्वेश्चन आएगा तो अकेले 90% आने की संभावना है फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी का पहला नियम, उष्मागतिकी का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्या कहता है? जैसे बेटा मान लो मेरे पास में कंटेनर है, ये इसमें एक पिस्टन लगी है, ये पिस्टन जो है मूव कर सकती है, यहाँ से पकड़ा आपने अंदर बाहर चल सकती है, कहते हैं मूवेबल पिस्टन। जैसे इंजेक्शन में होता है अंदर बाहर होता है, तो पिस्टन होती है वो अंदर बाहर होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये सिस्टम में आपने कोई गैस भरती है, यहाँ पे बड़ा पिस्टन है इसके अंदर वो मूवेबल है, ये आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। अब आपने क्या किया? प्रोग्राम से पहले कहता है कि मान लो कि आपने किसी सिस्टम को कुछ हीट दी, उष्मा दी, मतलब आपने गैस जला दी तो कुछ हीट दी, उष्मा समझ रहा हूँ, डेल्टा क्यू, और थोड़ी सी उष्मा आपने से दे दी। तो थर्मोडायनामिक्स से पहले कहता है कि किसी सिस्टम को जब उष्मा देंगे, जो गिवन हीट है वो हीट करेगी क्या? इस हीट का कुछ हिस्सा, ये जो सिस्टम के अंदर जो गैस भरी आपने, वो कैसे करेंगी? उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगी और अपना टेम्परेचर, अपना तापमान बढ़ा लेंगे। उसमें कहते हैं कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ा लेंगे। इंटरनल जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा टेम्परेचर डिपेंड करती है। मान लो सिस्टम के अंदर गैस भरी है और हल्की हल्की सी हिल रही है, तो कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी कम है, वो ज़्यादा ऐसे हिल रही है, वहीं कहीं ज़्यादा हिल रही है, लेकिन उनकी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा कैसे ज़्यादा। तो मान लो कि आपने यहाँ पे 100 जूल हीट दी, तो 100 जूल में से मान लो कि 30 जूल जो ली उन्हें, वो इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च कर ली। अब बची 100 में से 30 बचेगी, तो 70 जूल क्या करेगी? वो कुछ कार्य करेगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो गैसें हैं उन्होंने कुछ हिस्सा लिया, अपना टेम्परेचर बढ़ाया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, तो बाद में क्या करेंगी? वो एक्सपेंड होंगी, टेम्परेचर एक्सपेंड होंगी, तो इस पिस्टन में टक्कर मारेंगे, ऊपर उठा देंगी। मान लो पिस्टन है, अब वो यहाँ की जगह यहाँ पे आ गया, यानी यहाँ से कहाँ पुश कर दिया ऊपर की तरफ, यानी कि ये क्या करेंगी? कुछ हिस्सा तो अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च करेंगी और बाकी जो हिस्सा कार्य करने में। जैसे यहाँ पे पिस्टन थी, यहाँ पे थी कि हीट आप लगातार दे रहे हैं, अंदर गैस ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाई, और बाकी एनर्जी से क्या कर रही है? वो कुछ कार्य कर रही है, कुछ वर्क कर रही है। यानी किसी भी सिस्टम को जो भी आप उष्मा देंगे, उस उष्मा का कुछ हिस्सा वो अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च करेगा और बचा हुआ हिस्सा क्या करेगा? कार्य करने में खर्च करेगा। यानी कि आपने 100 जूल एनर्जी दी तो 12 जूल यहाँ खर्च हुई, तो 100% 88 यहाँ पर होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि 100 जूल दी, 30 आंतरिक 30 जूल से आंतरिक ऊर्जा बढ़ाई, 50 जूल ने कार्य किया, 20 जूल गायब होगी, नहीं। ये एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का एग्जांपल है कि एनर्जी जब भी दोगे, एनर्जी ना क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय, जो भी आप एनर्जी दोगे उसको आप अलग रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। जो आपने हीट दी, कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा के रूप में बदल गया, कुछ ने कार्य कर दिया। कभी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी आपने दी 100 जूल, 12 जूल यहाँ, 15 जूल बाकी खत्म, काम नहीं, पता नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसमें का कुछ हिस्सा आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च होता है, कुछ हिस्सा कार्य करने में खर्च होता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का एग्जांपल है। ठीक है, लो कंजर्वेशन एनर्जी है। तो पहले लेकिन डेल्टा क्यू क्या है? हीट गिवन, जो आपने उष्मा दी गई उष्मा, डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
W क्या है, वर्क डन कार्य। तो यहाँ इंपोर्टेंट क्या पेपर में क्या आएगा, पेपर में पूछेगा कि उष्मागतिकी कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बताता है, पहला नियम तो लिखेंगे। महा इंपोर्टेंट लिख पेपर में किसी न किसी सेट में आएगा ये क्वेश्चन, लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। उष्मागतिकी का डीपीपी कब दोगे भाई, डेली क्वेश्चन कराता हूं मैं पीडीएफ के, ये डीपीपी तो है, अलग से डीपीपी का लोगे, डीपीपी कब दोगे, क्लास में पढ़ता भाई तो प्रदीप है, तो क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं, करता कि नहीं करते हो, डेली क्लास में पीडीएफ से क्वेश्चन कराते हो, डीपीपी तो है, बस हम डायरेक्ट क्लास में करा देते हैं। उष्मागतिकी का पहला नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है, ये लिख लेना, ये कहीं ना कहीं आपको फंस सकता है क्वेश्चन है, ठीक है। तो बाकी कल मिलेंगे भाई, आज मैंने कोशिश की खत्म हो जाए और हुआ नहीं तो कल हम आधा घंटा के आसपास हो लेंगे, कल आधे घंटे में या 35-40 मिनट में क्लास पूरा खत्म हो जाएगा डिटेल में। इस बार आपको हिट के बारे में अलग से पढ़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।